नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मिली मंजूरी। क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। 16,300 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रूरल हुई जारी। एनजीओ प्रथम जारी करता है रिपोर्ट। बच्चों की स्कूलिंग और लर्निंग से जुड़े आंकड़ों का होता है स्नैपशॉट। और पुलिस व्हाट्सएप पर नहीं भेज सकती आरोपी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को डायरेक्शन जारी करने का दिया आदेश। भारतीय नागरिक संहिता 2023 का बताया उल्लंघन। आइए शुरू करें। यूनियन कैबिनेट ने एनसीएमएम यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन में 16,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। इसके अलावा पीएसयूज और अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। इस मिशन का मकसद क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। एनसीएमएम में वैल्यू चेन की सभी स्टेजेस को शामिल किया जाएगा, जिसमें खनिजों का एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग शामिल है। इसमें घरेलू स्तर पर मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मिश के तहत पीएसयूज और निजी कंपनीज को बढ़ावा दिया जाएगा कि वे विदेशों में मिनरल्स को अक्वायर करें। साथ ही मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स के गठन पर जोर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने साल 2023 में द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज S&T प्रिज्म प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका मकसद रिसर्च और कमर्शियलाइजेशन के बीच आ रहे गैप के लिए फंडिंग मुहैया कराना है। इसके अलावा काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने लिथियम के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। क्रिटिकल मिनरल की बात करें तो मिनरल का मतलब तो खनिज है, लेकिन क्रिटिकल से मतलब ऐसे खनिजों से है जिनकी सप्लाई में रुकावट आने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक तौर पर प्रभाव पड़ता हो। दूसरा, ये क्रिटिकल इस सेंस में भी है क्योंकि इनका प्रयोग उच्च तकनीक वाले उत्पादों में होता है। साथ ही ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन सभी मिनरल्स का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, इरिडियम, गैलियम, नियोडायमियम, ग्लैकोनाइट, लिथियम, क्रोमियम, प्लैटिनम जैसे मिनरल्स इसके लिस्ट में शामिल हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रूरल 2024 जारी की जा चुकी है। इस रिपोर्ट को असर रिपोर्ट भी कहते हैं। इसे जारी करता है एनजीओ प्रथम। ये प्रथम द्वारा जारी की जाने वाली एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हाउसहोल्ड सर्वे के आधार पर ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूलिंग और लर्निंग से जुड़े आंकड़ों का स्नैपशॉट तैयार किया गया है। प्रथम ने इस रिपोर्ट को जारी करने की शुरुआत 2005 से की थी। साल 2024 की रिपोर्ट में 605 ग्रामीण जिलों के 17,997 गांवों के 6,49,491 बच्चों के आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश राज्यों में प्राथमिक स्तर यानी 6 से 14 वर्ष की उम्र पर सभी कक्षाओं के बच्चों के पढ़ने और अंकगणित के स्तर में सुधार हुआ है। 3 से 6 साल तक के उम्र वाले बच्चों के लिए 2 अहम बातें रिपोर्ट में कही गई हैं। एक तो 2018 से 2024 के बीच प्री स्कूल कवरेज में वृद्धि हुई है। वहीं साल 2024 में 3 साल की उम्र के ग्रामीण बच्चे किसी न किसी तरह के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे। ये आंकड़ा 77.4% के करीब था। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को भी 5 साल हो गए हैं। रिपोर्ट में शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों की वर्तमान स्थिति को लेकर भी आंकड़े दिए गए हैं। जैसे NEP 2020 में 2026-27 तक कक्षा 3 तक के बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए साल 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी निपुण भारत योजना भी लॉन्च की गई है। प्रथम की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में 83% स्कूल ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए गतिविधियों को लागू करने के निर्देश मिले हैं। वहीं 78% स्कूल ऐसे हैं जहां पर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए कम से कम एक टीचर की नियुक्ति की गई है। वहीं 75% स्कूल्स ने माना कि बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाने के लिए उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराए गए हैं। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें सिखाने के लिए चार्ट्स, वुडन प्रॉप्स और लर्निंग मटेरियल्स जैसे सामानों की जरूरत होती है। प्रथम की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण स्कूल्स में इस तरह के सामानों की पहुंच में भी वृद्धि देखी गई है। NEP 2020 में कहा गया है कि कक्षा 1 में एडमिशन 6 साल की उम्र में कराया जाना चाहिए।
इसके पीछे रीजन दिया गया है कि बहुत कम उम्र में स्कूल में एडमिशन बच्चों के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। बच्चों को मानसिक और सामाजिक तौर पर फॉर्मल स्कूल के सिस्टम के लिए रेडी होने पर ही उन्हें स्कूल में एडमिशन कराया जाना चाहिए। उससे पहले बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजा जाना चाहिए। प्रथम की रिपोर्ट भी बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजे जाने के फायदों का जिक्र करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल में एनरोलमेंट न होने में भी कमी दर्ज की गई है। मतलब ये कि पिछली रिपोर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक इस आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल एनरोलमेंट में कमी देखी जा रही थी, जो कि अब 7% तक कम हुआ है। वहीं रिपोर्ट में पहली बार डिजिटल लिटरेसी के सेक्शन को शामिल किया गया था। इस सेक्शन में 14 से 16 साल के बच्चों के बीच स्मार्टफोन्स की पहुंच, ऑनरशिप और उसके यूज के अलावा बेसिक डिजिटल स्किल्स से जुड़े सवाल पूछे गए थे। डिजिटल एक्सेस की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 90% किशोरों के पास स्मार्टफोन तक पहुंच है। इस आयु वर्ग के बच्चों का एनालिसिस इस आधार पर किया गया था कि वे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च कर पा रहे हैं या नहीं। इसमें एक जेंडर गैप देखने को मिला था। जैसे 14 से 16 आयु वर्ग के बच्चों में 80.1% लड़के सूचनाओं को ऑनलाइन सर्च कर पा रहे थे, जबकि लड़कियों के मामले में यह आंकड़ा 78.6% तक ही था। हालांकि भारत के दक्षिणी राज्यों में लड़कियों ने लड़कों के बराबर या उनसे बेहतर ही परफॉर्म किया। आपको बता दें कि प्रथम एक इनोवेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 1995 में मुंबई की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के मकसद से की गई थी। आज प्रथम की पहुंच लगभग पूरे भारत में है। ये देश के सबसे बड़े एनजीओज में से एक है। प्रथम शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता, कम लागत जैसे तरीकों से एजुकेशन सिस्टम में मौजूद गैप्स को कम करने के लिए काम करता है। द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएनएसआई) और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (TRI) ने 268 डीनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स को क्लासिफाई किया है। इन ट्राइब्स में कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें इससे पहले कभी क्लासिफाई नहीं किया गया था। 3 साल चली इस स्टडी में 179 समुदायों को SC, ST और OBC में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इनमें से 85 ऐसे समुदाय हैं जिनका क्लासिफिकेशन पहली बार हुआ है। वहीं 63 ऐसे समुदाय हैं जो अब ट्रेसेबल ही नहीं है, मतलब वे किसी बड़े समुदाय का हिस्सा बन गए हैं या उन्होंने अपनी पहचान बदल ली है। सवाल उठता है कि इस स्टडी की जरूरत क्या थी। देखिए, अगस्त 1949 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद से आपराधिक के तौर पर अधिसूचित समुदायों को डीनोटिफाई कर दिया गया था। तब से लगातार कई आयोगों ने इन समुदायों को वर्गीकृत करने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत काका कालेलकर की अध्यक्षता वाले पहले पिछड़ा वर्ग आयोग से हुई थी। इसके बाद 1965 की लोकुर समिति, मंडल आयोग, 2008 के रेनके आयोग और 2017 में इदाते आयोग ने देश भर में ऐसी जनजातियों को वर्गीकृत करने की कोशिश की। हालांकि ये सभी आयोग ऐसे सभी समुदायों की पहचान करने में विफल रहे। इस काम को करने के लिए अंतिम आयोग भीखू रामजी इदाते की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसने दिसंबर 2017 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में इसने देश भर में कुल 1200 से ज्यादा डीनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक और नोमैडिक समुदायों को सूचीबद्ध किया था। इसके अलावा इस आयोग ने कहा कि 267 समुदाय ऐसे हैं जिन्हें कभी वर्गीकृत नहीं किया गया है। इदाते आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि इन समुदायों को जल्द से जल्द क्लासिफाई किया जाना चाहिए। इसी के चलते प्रधानमंत्री कार्यालय ने फरवरी 2019 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया, जिसमें श्री इदाते, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के डॉक्टर JK बजाज और ANSI के महानिदेशक सदस्य के तौर पर शामिल थे। इस समिति ने ही क्लासिफिकेशन का काम द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंपा था, जिसने अगस्त 2023 में एक रिपोर्ट पेश की थी। अब ANSI और TRI ने तो क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब ये रिपोर्ट नीति आयोग के पास है और नीति आयोग इन सिफारिशों की जांच करके सरकार को रिकमेंडेशंस सौंपेगा। फिर इस पर गवर्नमेंट कॉल लेगी। इस क्लासिफिकेशन में भी 2 तरह के विचार काम कर रहे हैं। एक वर्ग का कहना है कि क्लासिफिकेशन करके इन्हें SC, ST और OBC में शामिल किया जाए। वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए संविधान में एक अलग सूची बनाई जाए। हालांकि अब यह सरकार पर निर्भर है कि क्या निर्णय लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा नोटिस भेजे जाने को लेकर एक बयान दिया है। बयान के मुताबिक पुलिस आरोपी व्यक्ति को व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए नोटिस नहीं भेज सकती। इसके लिए कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का हवाला दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि पुलिस को नोटिस जारी करने के लिए सही डायरेक्शंस दिए जाएं। केवल कानूनन जो मोड या माध्यम की अनुमति है उसी के जरिए नोटिस सर्व किए जाने चाहिए।
दरअसल कोर्ट के पास एक याचिका आई थी जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए नोटिस भेजकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS 2023 की धारा 35 का उल्लंघन किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 में उन कंडीशंस का जिक्र है जब पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि कोर्ट ने आरोपी को नोटिस भेजने की बात कही है। आरोपी और दोषी व्यक्ति में फर्क होता है। आरोपी के लिए अंग्रेजी शब्द है अक्यूज्ड, मतलब व्यक्ति पर किसी कानून के उल्लंघन का आरोप है। तो जब नोटिस भेजा जाएगा तो वो व्यक्ति अपनी सफाई में कुछ पेश करेगा और इस तरह प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि आरोपी व्यक्ति पर दोष साबित ही हो जाए, हो सकता है कि आरोप गलत साबित हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति को दोषी यानी गिल्टी या कन्विक्ट माना जाता है, कहा जाता है, तो मतलब है कि उस व्यक्ति पर लगे आरोप अब कानूनन साबित हो चुके हैं। कई बार मीडिया ट्रायल्स के चलते आरोपी व्यक्तियों के साथ ही दोषियों जैसा सलूक शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि हर आरोपी व्यक्ति दोषी ही होगा। कई बार किसी निर्दोष व्यक्ति पर भी आरोप लगाया जा सकता है। इसी के लिए कानून है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में हम कैसे बोलते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी, अपराधी बोल देना ये सही तरीका नहीं है। दोषी या अपराधी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। इनका इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब ये प्रूव हो चुका हो। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग है। यह एक अंतर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में हुई थी। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से निपटने के लिए काम करती है। यह संस्था इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक मानक बनाती है, साथ ही देशों से इन मानकों का पालन करवाने की व्यवस्था भी करती है। भारत FATF का सदस्य साल 2010 से है। फरवरी 2023 में FATF ने रूस की सदस्यता निलंबित कर दी थी। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 29 जनवरी 2025 को अपना ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण मिशन लॉन्च किया। इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-02 उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इसे UR राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने बताया कि यह प्रक्षेपण सफल रहा और उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। नेविगेशन और रेंजिंग पेलोड से सुसज्जित यह उपग्रह नाविक प्रणाली का हिस्सा बनेगा, जिससे भारत और आसपास के क्षेत्रों में पोजीशनिंग सेवाओं में सुधार होगा। आपको बता दें कि GSLV रॉकेट की यह 17वीं उड़ान थी और इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण का उपयोग किया गया। नेपाल में पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन नेपाल पश्मीना उद्योग संघ और नेपाल उद्योग परिसंघ ने मिलकर किया। नेपाल दुनिया के प्रमुख शुद्ध पश्मीना उत्पादकों में से एक है। पश्मीना, जिसे च्याङ्ग्रा पश्मीना भी कहा जाता है, च्याङ्ग्रा बकरियों से प्राप्त किया जाता है। नेपाल में इस पश्मीना का उत्पादन पारंपरिक तकनीकों से होता है, जिसमें बकरियों के रेशे को हाथ से कंघी करके साफ किया जाता है और फिर हाथों से ही इसकी बुनाई की जाती है। भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अमृतसर में पश्मीना उत्पाद बनाए जाते हैं, जो अपनी सॉफ्टनेस और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। DGFT यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यातकों के लिए सर्टिफिकेशन सिस्टम को सरल बनाने के लिए एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन सिस्टम को लॉन्च किया, जिसे ECO 2.0 नाम दिया गया है। यह प्रणाली मल्टी यूजर एक्सेस, आधार आधारित ई-साइनिंग और इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को पूर्व में जारी सर्टिफिकेट में सुधार करने की सुविधा भी देता है। इसके अलावा DGFT ने बैक टू बैक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की प्रक्रिया भी शुरू की है। यह सर्टिफिकेट उन वस्तुओं के लिए है जो भारतीय मूल की नहीं है और जिनका मकसद पुनः निर्यात, ट्रांसशिपमेंट या वाणिज्यिक व्यापार है। 2024 YR4 नामक एक नया क्षुद्र ग्रह हाल ही में खोजा गया है, जो 2032 में पृथ्वी से टकराने की संभावना रखता है। वर्तमान में इसकी टक्कर की संभावना 1.2% है, जिसका मतलब है कि 98.8% संभावना है कि यह पृथ्वी से नहीं टकराएगा। हालांकि यह संभावना समय के साथ बदल सकती है। यह क्षुद्र ग्रह 40 से 100 मीटर तक चौड़ा और इसकी गति लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। यदि यह पृथ्वी से टकराता है तो इसकी टक्कर से 8 मेगाटन ऊर्जा रिलीज हो सकती है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 500 गुना ज्यादा होगी। इसे टोरिनो स्केल में तीसरे लेवल पर सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि टोरिनो स्केल क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं जैसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से होने वाले संभावित प्रभावों का आकलन करने का एक पैमाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। यह खेल उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित हो रहे हैं और 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 8 जिलों के 11 शहरों में होंगे। इस बार के खेलों में 10,000 से अधिक एथलीट विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस साल खेलों का विषय ग्रीन गेम्स है, जिसका मकसद पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इन खेलों में दिए जाने वाले पदक और प्रमाण पत्र पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बनाए जाएंगे। इसके अलावा योग और मल्लखंब को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1924 में किया गया था। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल या फिर मणिपुर? और दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम द्वारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रथम नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित सवालों को देख लेते हैं, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके या फिर यूएसए? सही जवाब है विकल्प बी यानी फ्रांस। दूसरा प्रश्न था, लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व शामिल हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर उपर्युक्त सभी? सही जवाब है विकल्प डी यानी उपर्युक्त सभी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।